इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों को रजनीश भैया और कुलदीप भैया की राम राम। किसान भाइयों, महीने के अंतिम शनिवार हम आते हैं किसी गांव में और वहां के लोगों का, वहां के किसानों का हालचाल आप तक पहुंचाते हैं। कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में। आज हम जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव का नाम है ग्राम ढाला, जो विकासखंड परासिया के अंतर्गत आता है। और खिरसाडोह से आगे बढ़ते हुए हम इस गांव में पहुंचते हैं। इस ग्राम की दूरी हमारे छिंदवाड़ा जिले से है 30 किलोमीटर के लगभग। तो चलिए भैया, चलते हैं हम ग्राम ढाला। बिल्कुल रजनीश भैया, ग्राम ढाला की ओर अब हम चलते हैं। हमारी गाड़ी भी आकाशवाणी की ओर से बिल्कुल तैयार है, तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की यात्रा जो आकाशवाणी गांव के अंतर्गत है वो शुरू करते हैं ग्राम ढाला के लिए। चलो भैया, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो रजनीश भैया, जैसे ही हम ग्राम ढाला पहुंचे तो ग्राम पंचायत देखिए ना कितनी सुंदर है। इस पंचायत में देखिए कितनी चमकदार टाइल्स हैं। और सरपंच कक्ष में हम पहुंचते हैं और देख रहे हैं कि जो ग्राम के प्रथम नागरिक हैं वो विराजमान भी है। तो चलिए इनसे मुलाकात करें। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। भैया राम राम। राम 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 राम। तो सरपंच साहब, अपना शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम संतोष कुमार कवरेती है। मैं ग्राम पंचायत ढाला सरपंच, प्रथम ही मेरा चुनाव था। चलिए, जब पहली बार व्यक्ति जो है वो सरपंच बनता है और काफ़ी बड़ी पंचायत है आपकी, करीब करीब जैसा बोर्ड में लिखा हुआ है 2500 की आबादी का ये गांव है। तो ये पूरा गांव है या फिर एक दो टोले वगैरह भी हैं यहाँ पर? ये एक गांव है और एक काना भैंसा मिलके दो गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत बनी है। अच्छा जी जी। अभी हाल फिलहाल में ग्राम पंचायत की ओर से कौन कौन सी विशेष योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही है जिनसे हमारे ग्रामवासी हैं उनको लाभ पहुंच रहा है? भारत सरकार की जैसे भी लाडली योजना है, इसमें लगभग 350 लाडली बहना जो है उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और पेंशन जो है लगभग 185 लोग को पेंशन दिया जाता है, जो सरकार की योजना है। और राशन 270 लोग को राशन दिया जा रहा है। और बीपीएल कार्ड यहाँ पे 227 जिनको निःशुल्क योजनाओं का लाभ मिलता है। इसी बार हमने माँ की बगिया में जो किसानों को लाभ देना था, 4 माँ की बगिया बनी है, जिसमें आम के 100 पौधे सभी खेतों में स्वस्थ हैं, लगे हुए हैं, बढ़िया शानदार है। और खेत तालाब, जो पानी की बहुत समस्या है अभी सभी चारों ओर, तो हमने 2 खेत तालाब बनवाए। एक खेत तालाब में तो सर पानी भी इतना निकला है कि गर्मी भर पूरा पर्याप्त पानी है उसमें। ये खेत तालाब की आपने बात की सरपंच साहब, तो इस योजना के विषय में बताइए कि इसके लिए हमारे किसान की जमीन ली जाती है कि सरकारी जमीन पर ही खेत तालाब योजना चलाई जाती है? खेत तालाब के लिए हितग्राही मूलक योजना है, जो हमने 2.5 लाख के 2 रोजगार गारंटी मनरेगा की तरफ से दिया गया था। तो हमारे यहाँ इस बार 2 किसानों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें हमने दोनों का निर्माण कार्य करवाया। एक में तो पर्याप्त पानी है, एक में थोड़ा कम है। जल संरक्षण के लिए ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है भारत सरकार का। इसमें भी ग्राम पंचायत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और चेक डैम का निर्माण भी किया जाता है हमारे यहाँ, 2 चेक डैम भी है। और जल संरक्षण के लिए हम जैसे समय समय पर बोरी बंधान भी नदी तालाब में करवा देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। और नाडेप बने हुए हैं, सोक फीड भी जगह जगह पर बनाया गया है। कचरे के लिए हर मोहल्ले में 1-2 नाडेप जहाँ सरकारी जगह है वहाँ पे बनवाया गया है। जन भागीदारी, उनके सहयोग के बिना तो काम असंभव है, तो सभी के सहयोग से हम जल के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसी वर्ष हमने 100 अभी मुनगे के पौधे भी तैयार किए हैं। तो हमको रोड लगवाना है, पंचायत द्वारा ही उसको लगवाया जाएगा। पिछले वर्ष भी हमने पंचायत तरफ से खुद तैयार करके पंचायत में ही हम तैयार करवाते हैं। और पिछले वर्ष भी हमने मुनगे के 100 पौधे स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिया था, एक तो उन्होंने अपने घर पे लगाई हैं और वो है भी। और इस बार हम प्लान है कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए हम मुनगे के पौधे हम सरकारी जगह में रोड पे लगवा के उसको करवाएंगे, ताकि वो औषधि पौधा भी है। और अभी डिमांड भी है, शायद आंगनबाड़ी में अभी सूचना मिली है कि उनकी पत्तियों का पाउडर अब मध्याह्न भोजन में डालना है जी। तो उस उद्देश्य से एक आय का साधन भी हो जाएगा महिलाओं को, और जो पंचायत की एक्स्ट्रा जो आय होती है वो भी होगा। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास भी है, सभी जन सहयोग के माध्यम से ये काम को करेंगे। सरपंच साहब, चूँकि आप काफ़ी युवा हैं जी और पहली बार सरपंच निर्वाचित हुए हैं,
बाकी सब काम तो शासन की योजनाओं के माध्यम से चलते ही रहते हैं, लेकिन आपका अपने गांव के प्रति ऐसा कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं अपने गांव के लिए? जी, मेरा ये है कि मैं लोगों को जागरूक करूं कि वे आत्मनिर्भर गांव बनाना। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई कि गांव का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, किसी पर निर्भरता ना रहे। मैं खुद किसान हूँ, तो मैंने पोल्ट्री फार्म चालू किया हूँ। पहले मैं खुद करूँ तो मेरे से देख के लोग जागरूक हों। मेरे हर बर्थडे या जन्म से मैं पौधे लगाता हूँ, तो मेरे 60-70 पौधे आम के तैयार हैं। मिश्रित खेती करता हूँ, लोगों को भी इसके लिए जागरूक करता हूँ और लोगों किसानों को मैं हमेशा जैविक खेती के विषय में ही बोलता हूँ कि आप जैविक खेती कीजिए, आप मुर्गी पालन कीजिए, दूध का उत्पादन कीजिए, जिससे कि आप अभी जैसे किसान यूरिया खाद के लिए भटक रहे हैं इधर उधर, उसको भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद मालिक हो, आप दूसरों को दे सकते हैं। तो इस प्रकार मैं अपना एक बेहतर प्रयास करता हूं कि लोगों को समझाइश दूं उनको कि अपना स्वयं निर्माण करें, जिससे कि उनकी आमदनी तो होगी, साथ साथ में उसमें गांव का विकास भी होगा और लोग खुशहाल और आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकेंगे। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, और ऐसी सोच के हमारे जनप्रतिनिधि अगर हर पंचायत में मिल जाएं तो मुझे लगता है कि आज हर ग्राम जो है वो आत्मनिर्भर ग्राम बन जाएगा। इसी तरीके से गाँव से होते हुए शहर और शहर से हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा सर कि मेरे अथक प्रयास से मैं अभी आनंद विभाग एक होता है भारत सरकार का, जिसमें मैं प्रशिक्षण भी लिया हूँ मैंने 6 महीने का, जिसमें कि गांव को एक आनंद ग्राम होता है सर, आनंद ग्राम के नाम से भी इसको घोषित करवाया हूँ मैंने भोपाल में प्रशिक्षण लेकर। मध्य प्रदेश जन अभियान के थ्रू वहाँ के लोग भी आते हैं, उनके थ्रू भी एक आदर्श ग्राम का हमको परासिया ब्लॉक में आदर्श ग्राम ढाला घोषित होने जा रहा है। उसके लिए प्रयासरत हैं हम, पूरी टीम हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके साथ हम लोग पूरा प्रयास देते हैं, जिससे कि लोगों को अच्छी सुविधाएं, अच्छी सब चीज़ पर्याप्त हो सके। आज आकाशवाणी छिंदवाड़ा स्वयं चलकर आपके ग्राम में आई है, आपके ग्राम पंचायत पहुंची है। आपको सुनने वाले जिले के तमाम श्रोताओं को, किसान भाइयों और बहनों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको बस एक ही बात कहूँगा कि सब अपना आत्मनिर्भर बने। अगर आपके पास स्वयं का रोजगार होंगे तो आप अपना जीवन खुशहाली से जीवन बिता पाएंगे और लोगों को भी जागरूक करें। जैविक खेती के प्रति लोग उत्तरदायित्व बने, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, अब आपसे लेते हैं विदा और आगे हम बढ़ते हैं। रजनीश भैया राम राम। राम राम, जय जवान जय किसान। तो किसान भाई, जैसे कि आपने देखा कि हमारे ग्राम ढाला के सरपंच बहुत ही ऊर्जावान हैं, युवा हैं, अपनी इस शक्ति का प्रयोग वो ग्राम के कल्याण के लिए भी कर रहे हैं। काफी अच्छी भावी योजनाएं उनकी हैं ताकि ग्राम का जो विकास है सुचारू रूप से हो सके। सरपंच जी की मदद करने के लिए होते हैं हमारे सचिव साहब, जो योजनाओं को लागू करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लोगों तक पहुंचाने में। उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप सचिव के पद पर कब से ग्राम ढाला में? मैं सचिव के पद पे ग्राम ढाला पे 2019 से हूँ सर। अच्छा, काफी समय हो गया आपको यहाँ पर। और देखिए, आपसे हमने ये पूछ लिया कि आप कब से हैं, ये नहीं पूछा कि आपका नाम क्या, आपका शुभ नाम क्या है? नेमी चंद राय जी। जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि काफी अच्छी तरह से ग्राम में योजनाओं पर कार्य चल रहा है, तो अभी खास आपका जो फोकस है, किस योजना पर ज्यादा अभी ध्यान दिया जा रहा है, जिस पर काम चल रहा हो? अभी वर्तमान में हितग्राही मूलक ही योजना चल रही है, जिसमें वर्तमान में अभी हमारे यहाँ पे पीएम आवास चल रहे हैं। इस वर्ष पीएम आवास हमारे यहाँ पे 72 हितग्राहियों को पीएम आवास स्वीकृत हुए थे, जो कि लगभग पूरे होने को है। मतलब यहाँ पे योजना चालू है तब से लगभग 107 हितग्राही के मतलब पीएम आवास बन चुके हैं। और खेत तालाब का कैसा चल रहा है? खेत तालाब में सर ऐसा है, पिछले वर्ष 2 हितग्राहियों के खेत तालाब स्वीकृत हुए थे, जो कि दोनों कंप्लीट है। और इसके साथ साथ में पंचायत विभाग में जो है उसमें हमारे यहाँ पे पेंशन योजना चलाई जाती है, जो कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन, कन्या अभिभावक पेंशन, मध्य प्रदेश शासन से कल्याणी पेंशन चलाई जाती है। ऐसे पेंशनधारी हमारे यहाँ पे 185 लोगों को पेंशन प्राप्त हो रही है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश कल्याणी पेंशन की जो आपने बात की, इसमें किस तरह का प्रावधान है और कौन इसका लाभ ले सकता है? कल्याणी पेंशन में ये है सर कि 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद में अगर वो शादीशुदा महिला है और किसी कारण से उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो 18 वर्ष के ऊपर से मतलब जब भी जैसे किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो उसको कल्याणी योजना का लाभ दिया जाता है, प्रति माह 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से। तो किस तरह से उसने आवेदन करना होता है इसमें? उसको जैसे जो भी महिलाएं के पति खत्म हो जाती हैं, वो हमारे पास आके संपर्क करती हैं, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लगा के उसको ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। उसके बाद में जनपद से वो पेंशन स्वीकृत हो जाती है। तो अभी जनगणना भी जैसे हमारे जिले में प्रारंभ है, चल रही है, तो
उसको लेकर कैसी गतिविधियां हमारे यहाँ हुई? क्या जनगणना हो गई है या चल रही है? किस तरह से काम चल रहा है? का प्रथम चरण चालू है सर। अभी प्रथम चरण चालू है जिसमें मकान नंबरिंग हुई, उसके बाद में फिर से मकान नंबरिंग होके बाद सेकंड चरण अभी सितंबर में चालू होगा सर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। हर व्यक्ति जो है, पात्र जो है, योजनाओं से जुड़ सके, उसका लाभ ले सके, निश्चित रूप से उसमें एक जागरूकता होनी चाहिए। तो आप हमारे जो ग्रामीण आपको सुन रहे हैं, क्योंकि ये योजना तो लगभग हर ही गांव में हमारे ज़िले में चलती हैं, आपके गांव में जैसे चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं से योजनाओं का लाभ लेने को लेकर? हमारा प्रयास रहता है कि प्रसार की आवश्यकता अधिक है। हम तो कोशिश करते हैं कि कोटवार के माध्यम से या मुनादी के माध्यम से जो भी योजना चलाई जाती है, ग्राम सभा के माध्यम से उनको पर्याप्त जानकारी दी जाती है और उसके बाद में हितग्राहियों को प्रेरित किया जाता है कि बाद आप आइए और योजना के संबंध में जानकारी लीजिए। अगर पात्र पाए जाते हैं तो उनको योजना को लाभ दिया जाता है। चलिए, आपने हमसे बहुत अच्छी बातचीत की और सरपंच साहब के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर ग्राम विकास के लिए जो अपना समय दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। तो रजनीश भैया, पंचायत में हमने सरपंच साहब से, सचिव साहब से बात की, ग्राम विकास पर बहुत ही अच्छी और ज़रूरी बातें हमारी हुई। और देखिए, पंचायत के पीछे ही खेती लगी हुई है, हमारे किसान भाई भी हमें नज़र आ रहे हैं। हाँ, वो हमें खेती में कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं और चले तो उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कुलदीप भैया, चलिए भैया, राम राम। राम राम जी। हम आकाशवाणी छिंदवाड़ा से आपके ग्राम में आए हुए हैं, तो अभी आपकी खेती बाड़ी में और बोनी वगैरह की आपकी तैयारी हो चुकी है? जी जी, कुछ बोनी भी हो चुकी है और कुछ अभी चल रहा है बोनी का काम। जब हमारी गर्मी आती है और हम लोग फसल नहीं लगाते हैं, ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं और फिर हमारी जो खरीफ की फसल होती है उसकी हम तैयारी करते हैं, तो उस अवधि का क्या महत्व मानते हैं आप? उस अवधि में हम अपनी ज़मीन को, कुछ लोग प्लाउर चला के छोड़ देते हैं, कुछ लोग कल्टीवेटर को डबल करा के छोड़ देते हैं, आने वाले समय के लिए वो धूप अच्छे से शोषण कर ले ताकि आने वाले समय की जो उपज है वो अच्छे से दे सके। अच्छा, हम कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा कहते रहते हैं हमारे किसान भाइयों को कि बीज जो है खरीदते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक किसान जब किसी बीज को खरीदने जाता है तो उसे मूल रूप से कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? अच्छी क्वालिटी का बीज, हम जो बीज खरीदते समय दुकानदार से पूछते हैं कि इसकी अवधि समाप्त तो नहीं हुई, बीज प्रमाणित हो, अच्छी उपज दे सके, इस प्रकार का बीज लेते हैं। ये बताइए कि ग्राम ढाला आज हम आए हुए हैं, तो ग्राम ढाला की कुछ विशेषताएं हैं? जी, हमारे गांव में ज़्यादातर लोग धार्मिक विचार को लेकर के रहते हैं, क्योंकि हमारे गांव में जो हनुमान दादा है तो उसके चलते हर व्यक्ति के मन में ये विचारधारा आती है कि जब भी अगर सुबह हो तो जाकर के पहले भगवान को नमस्कार करें, हनुमान दादा को, और एक दूसरे से बढ़िया प्रेम भाव से मिलते जुलते हैं, आपस में एक दूसरे से मशवरा लेते रहते हैं। जो भी योजनाएं आती है तो सरपंच है, सचिव है, किसान मित्र है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, ये सारी योजनाओं की जानकारियां हमको देते रहती है और जो भी आवश्यकता के हिसाब से हमको जरूरत पड़ी उनसे सहयोग भी लेते हैं। अरे, आपसे बातें करते करते हम आपका नाम ही पूछना भूल गए। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम गोकल प्रसाद पहाड़े। तो जो हमारे जिले के सभी किसान भाई हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहूँगा कि खेती थोड़ी लगन से करे और निष्ठा से की गई खेती में कभी घाटा नहीं होता। आपकी बातों को हम सारे श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब आपसे लेते हैं विदा और कहते हैं राम राम। जय राम जी की। चलिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से हम यहाँ एक बात कर रहे हैं ग्राम ढाला में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? श्रीमती सत्यभामा डहरिया। कितने बच्चे हैं आपकी आंगनवाड़ी में? मेरी आंगनवाड़ी में 83 बच्चे हैं, 0 से लेके 5 साल तक। तो सभी आते हैं आंगनवाड़ी? हाँ, आते हैं, TR4 देते हैं उन लोगों को, मंगलवार की मंगलवार पोषण आहार पाते हैं और बाकी बच्चे प्रतिदिन आते हैं। किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आप यहाँ पर किस तरह की उन्हें सहायता देते हैं? उनको स्वास्थ्य के लिए उनको आयरन की गोलियाँ वितरण की जाती है, आयरन, कैल्शियम, और पोषण उनका अच्छा बना रहे उसके लिए उनको खान पान की समझाइश देते हैं कि मतलब नींव मजबूत रहेगी तो आगे का विकास होगा। शरीर के लिए खान पान में ध्यान देना, हरी साग सब्जी आयु अनुसार, है ना, दिन में 2-3-4 बार खाना उनको खाना जरूरी है। आंगनवाड़ी में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और उनके माता पिता उनको भेजें, तो किस तरह के प्रयास रहते हैं आपके उसके लिए?
उनको समझाइश ये देते हैं कि देखिए आंगनवाड़ी में जो बच्चा जाएगा प्रतिदिन उनकी नींव मजबूत होगी, क्योंकि कि माता पिता को छोड़ के 2.5-3 घंटे बच्चा आंगनवाड़ी में रहता है तो उसकी क्या होती है, नींव मजबूत होती है। खेल खेल में उनको शिक्षा दी जाती है ना। जो बच्चा जैसे घर में कई बच्चे खाना नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों के साथ में गोल में बैठ के वो लोग खाना भी खाना सीखते हैं, जिससे उनका शरीर का भी विकास होता है ना। मानसिक विकास, शारीरिक विकास आंगनवाड़ी से ही शुरू हो जाता है बच्चों यानी एक का। अच्छा वातावरण उनको यहाँ पर दिया जाता है जिसमें उनके व्यक्तित्व के विकास की जो शुरुआती चरण है वो यहाँ पर उन्हें प्रदान किया जाता है। ऐसा माहौल उन्हें दिया जाता है। तो यहाँ पर एक सहायिका भी होंगी जो आपकी मदद करते होंगे, है ना। चलिए उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। दोनों हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी क्या भूमिका होती है आंगनवाड़ी में? सर मेरी भूमिका रहती है, मैं सबसे पहले 8:30 बजे आंगनवाड़ी आती हूँ। ताला खोलने के बाद साफ सफाई करना है, फिर उसके बाद मुझे झाड़ू लगाना है, उसके बाद फिर बच्चे लेकर आना है और बच्चे लाने के बाद उन्हें थोड़ी देर खिलाना, फिर नाश्ता करवाना, जैसे नाश्ता आता है मतलब जो भी गतिविधियाँ होती हैं आप उसमें इनकी सहायता करें। जी सर। चलिए आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम सर। आपको भी धन्यवाद। राम राम। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप भैया, जिन्होंने भी हमें पत्र लिखकर इस गांव में आने के लिए बुलाया था। हाँ रजनीश भैया, ग्राम ढाला तो हमने देखे नहीं थे बिल्कुल, लेकिन ढाला हम भैया के पत्र पे आए थे। उनका नाम तो बताओ हमारे भैया हमारे श्रोता हैं। किसके पत्र पर आए हैं? जी, उनका नाम है सहदेव भोंडे और हमारे श्रोता भी उनका नाम अक्सर अपने कार्यक्रमों में सुनते होंगे, खास करके किसान वाणी में और जो फरमाइश के कार्यक्रम होते हैं। चलिए अब उनके घर चलते हैं हम। तो आपको घर पता है? हाँ भैया, मेरे को घर पता है क्योंकि मैं जब यहाँ आया था तो मुझे किसी ने बताया था कि सहदेव भोंडे जी के घर वो सामने है, तो बस अपन उनके घर पे आ ही गए हैं। भैया कोई है क्या घर पे? अभी नमस्कार। नमस्कार सर जी। आप सहदेव भोंडे जी? जी। आपको अभी तक हमने सिर्फ पत्रों के माध्यम से आपका नाम जाने थे, आज आपको हमने देख भी लिया और आपके पत्र भी नियमित आते रहते हैं जी। चाहे वो किसान वाणी के कार्यक्रम हो, चाहे फिर वो फिल्मी संगीत का जो कार्यक्रम हो, या जितने भी हमारे आकाशवाणी से कार्यक्रम जो जिसमें पत्रात्मक जो कार्यक्रम है उसमें अक्सर आपका जो है उल्लेख होता रहता है। ये बताइए कि कैसे हैं आप अभी? बढ़िया हैं सर जी। खेतीबाड़ी करते हैं आप भी? हाँ सर जी, खेती बाड़ी करता हूँ। कितनी ज़मीन है आपकी? लगभग 3 एकड़। 3 एकड़। और आपके साथ एक नाम और आता है जी, वो शायद आपकी पत्नी है। जी, सरिता भोंडे। हाँ, सरिता भोंडे जी का नाम भी आपके साथ आता है जी, वो भी यहीं पर हमें दिख रही हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मेरा नाम सरिता भोंडे है। बिल्कुल, आपका नाम हम अक्सर अपने किसान वाणी में जो खास करके लोकरंजनी है उसमें आप दोनों के पत्र आते रहते हैं। रजनीश भैया, भोंडे जी हमेशा हमें अक्सर पत्र लिखते हैं। बिल्कुल। और उन पत्रों में लिखे हुए नाम हम कहते हैं कि आज भोंडे जी की ये फरमाइश है, आज भोंडे जी की ये फरमाइश है, तो आज उन्हीं से हम नाम सुनते हैं और वो हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं ये भी हम सुन लेते हैं। चलिए भी उनसे पूछते हैं। मेरे पत्र में जो नाम लिखता हूँ सबसे पहले लिखता हूँ सहदेव भोंडे, मेरी पत्नी श्रीमती सरिता भोंडे, बेटी श्रद्धा भोंडे, बेटा जो है वो अभय बासु भोंडे, और भाई बलराम भोंडे, दिशा भोंडे, सरिता भोंडे, अभिजीत भोंडे, सोनू भोंडे, दद्दू भोंडे, दोस्त ओम प्रकाश डहरिया और श्रीमती किरण डहरिया। चलिए, आप जो पत्र में अपने नाम लिखते हैं आज आपसे स्वयं से सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि आकाशवाणी के, जैसे कि आपको पता हो कि 90 साल इस साल पूरे हुए, तो उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आप हमारे श्रोताओं से कहना चाहेंगे आकाशवाणी के इस लंबे सफ़र को लेकर? 90 वर्ष जो हुए बहुत अच्छा लगा कि उस 90 वर्ष में हम भी जुड़े हैं। लगभग नहीं तो 27-28 वर्षों से हम भी खत लिख रहे हैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा को। इससे सर जी बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से जो 90 वर्ष से जो जुड़े हैं लोग और उनके साथ साथ मैं भी जुड़ा हूँ, सब लोग अच्छे से पत्र लिखें, आकाशवाणी से जुड़े रहें, आकाशवाणी के श्रोताओं को और जो अच्छे अच्छे पत्र लिखें और आकाशवाणी अच्छा कार्यक्रम प्रसारण करें, सुनाते रहें। और 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी छिंदवाड़ा को बधाई देता हूँ। मैं सरिता भोंडे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आकाशवाणी से जो भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और भी अच्छे प्रसारित हो, बस यही आशा करती हूँ। इन कार्यक्रमों से हमको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। हमारे साथ साथ हम अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, जो भी अच्छी जानकारी मिलती हैं उसको हम हमारे बच्चों को भी सुनाते हैं और वो उसमें अमल भी करते हैं। इसलिए उम्मीद रखते हैं कि आकाशवाणी इसी तरह बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रसारित करते रहें और आगे आशा रहेगी कि हम इन कार्यक्रमों में हम भी खरे उतरे और आकाशवाणी भी खरी उतरे। बहुत ही अच्छी बातें सरिता जी ने कही, सहदेव भैया ने भी अच्छी बातें कही और एक परिवार में आकाशवाणी का कितना महत्व है इस बात को भी उन्होंने समझाया
कि ये आकाशवाणी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है। सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, संस्कारों को भी दूसरी जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में प्रेषित करती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके भैया। नमस्कार। राम राम। राम राम। आपको भी राम राम। राम राम जी। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। भोंडे जी से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और चाय पानी भी हो गई हमारी। देखिए आज आकाशवाणी आई तो भोंडे जी ने हमारी आवभगत भी की और गाँव में आगे भी तो बढ़ना है। बिल्कुल आगे बढ़ना है भैया। तो आगे बढ़ते हैं और एक और हमारे किसान भाई से हम मिलते हैं। भैया राम राम। राम राम। क्या नाम है आप? मेरा नाम धर्मदास भोंडे है और मैं पूर्व में किसान मित्र रहा। शासन की जो योजनाएं रहती थी तो किसानों तक पहुंचाते थे, जैसे कि हम मिट्टी परीक्षण करवाते थे समय समय पे। तो धर्मदास भैया, शासन की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है मिट्टी परीक्षण की, उस पर कृषि मित्र किस तरीके से अमल करते हैं? शासन की योजना मिट्टी परीक्षण के लिए है, क्योंकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करता है, तो उनके लिए मिट्टी परीक्षण करवाते हैं हम लोग और मिट्टी लैब में भिजवाते हैं। लैब में भिजवा के और उसमें उनका नाम, पता, किस टुकड़े का मिट्टी का परीक्षण हुआ है और लैब तक पहुंचाते। लैब के बाद में उनका किसान कार्ड बन के आता है। उन किसानों को ये पता चलता है कि मेरी मिट्टी पे क्या कमी है, मुझे कौन कौन से तत्व देना है और अनावश्यक मैं खाद बीज का दुरुपयोग ना करूं। आप तो खुद ही कृषि मित्र रहे हैं, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ग्राम ढाला के जो किसान हैं वो आधुनिक खेती तो कर रहे हैं, लेकिन जैविक खेती की तरफ उनका क्या रुझान है? जैविक खेती उस तौर पे हो सकती कि हमारे गांव में पशुधन होना चाहिए। पशुधन रहेगा तो दूध का उत्पादन होगा, उससे जो गोबर से खाद बनेगी तो हम लोग रासायनिक और पेस्टिसाइड पे निर्भर नहीं रहेंगे। इससे किसानों को पैसे में आमदनी होगी और पैसे भी बचेगा। पर सबसे मुख्य कारण है कि पशुधन होना चाहिए किसानों के पास पे। तो आप कैसे प्रेरित करते हैं उन्हें कि जैविक खेती की तरफ आप आगे बढ़ें? उनको प्रेरित करते हैं हम लोग कि भाई आप थोड़ा सा पे करिए। भाई आप जैसे कि 3 रकबा है आपका खेत है, तो एक टुकड़े पे अपने परिवार के लिए जैविक खेती करें, ताकि उससे जो अनाज उत्पन्न हो या फल उत्पन्न हो तो उस स्वस्थ उनका अच्छा रहता है और डॉक्टर पे निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि वो खुद की उगाई सब्जियां रहती है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए। चलिए अब चलते चलते आप हमारे जिले के सभी श्रोताओं से, किसान भाइयों और बहनों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे घर में, परिवार में सबके यहाँ रहते हैं, तो उन्हें शिक्षा की ओर ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो पढ़ लिख के वो आत्मनिर्भर बने और अच्छे चेयर पे बैठे, अच्छी यूनिवर्सिटी पे पढ़े। समय समय पे विज्ञापन पे ज़्यादा ध्यान दें कि भाई जो दैनिक भास्कर में ये योजनाएं आती है, विज्ञापन पे आती है, तो विज्ञापन पढ़ना चाहिए और विज्ञापन पढ़ के अपने बच्चों को लाभान्वित करना चाहिए। चलिए आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा। अब चलिए रजनीश भैया, हमारे धर्मदास भैया से भी लेते हैं विदा और कहते हैं राम राम। राम राम सर जी। और रजनीश भैया आगे जब हम बढ़े तो देखिए कि स्कूल नज़र आ रहा है, बिल्कुल, और एक रसोई घर भी हमें नज़र आ रहा है, बिल्कुल। तो स्कूल में भी हम प्रवेश करते हैं। रसोई घर में देखिए बहुत सी महिलाएं बैठी हुई हैं और शायद लगता है कि इनकी कुछ मीटिंग वगैरह चल रही है। सभी बहनों को राम राम। राम राम सर जी, राम राम। क्या नाम है आपका? तीजिए भाई मरकाम। मेरा नाम है अनीता बघेल। शिवती उइके। आपकी लगता है कोई मीटिंग चल रही है? जी सर। किस बात की मीटिंग चल रही है? मीटिंग रखे सर, सब भाई बैठे हैं और अब स्कूल चालू हो रहा है, तो अब क्या बजट बनाए और व्यवस्था आने की, महीना भर का सामान। अच्छा 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 अच्छा।
तो स्व सहायता समूह चलाती हैं आप किस पद पर हैं? अध्यक्ष पद में सर। तो कब से हैं आप? 15 साल हो गए सर। तो ये जब से ये स्व सहायता समूह चल रहा है, तो ये इस योजना के लिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था, स्व सहायता समूह, जिससे महिलाएं थोड़ी थोड़ी बचत करते हुए अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके और थोड़ी बहुत आर्थिक लाभ ले सके। तो स्व सहायता समूह चलाने से आप सभी महिलाओं को फायदा होता है? जी सर, मजदूरी मिली है। अच्छा, मतलब धीरे धीरे कुछ तो फायदा होता होगा। आप किस पद पर हैं? रसोइये के पद पे है सर जी। देखिए, रसोइया मध्याह्न भोजन योजना जब चलती है तो रसोइया का काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर स्कूल के बहुत सारे बच्चों का जीवन जुड़ा होता है, ताकि उसमें सफाई से खाना बन सके, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो आप सारी चीज़ों का पालन करती हैं? हाँ सर जी, सब चीज़ का पालन करते हैं। हम आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, स्वच्छता सब पूरी साफ़ करने के बाद में पानी लाते हैं साफ़ हैंडपम्प से, फिर बच्चों के लिए नमकीन दलिया बनाते हैं, फिर उसके बाद में भोजन तैयार करते हैं, फिर उसके बाद सब स्कूलों में वितरण करते हैं। जो सप्ताह भर का मीनू होता है, तो मीनू अनुसार भोजन बनाया जाता है? हाँ सर, हम मेनू के अनुसार ही भोजन बनाते हैं। सोमवार दिन हमारे आंगनवाड़ी में मीठी दलिया बनती है, मंगलवार दिन बनाते हैं पौष्टिक खिचड़ी, नाश्ता में पहले खिचड़ी देते हैं और उसके बाद में फिर भोजन देते हैं 1 बजे, और बुधवार दिन भी नमकीन दलिया बनती है, और शुक्रवार दिन हमारे यहाँ नमकीन पौष्टिक खिचड़ी बनती है, और शनिवार दिन भी मीठी लपसी बनती है और खीर पूड़ी बनाते हैं भोजन में। तो कितने बच्चों का भोजन पकाया जाता है रोज़? रोज़ हमारे यहाँ पर 300 बच्चों का भोजन पकाया जाता है। आंगनवाड़ी में 60 बच्चे हमारे यहाँ ढाला की आंगनवाड़ी में, फिर दूसरी मिनी आंगनवाड़ी हमारे ढाने में है, वहाँ पर है 25 बच्चे। फिर काना भैसा है एक हमारा छोटा सा गांव, वहाँ भी जाना पड़ता हम लोग को भोजन तैयार करके देने के लिए। तो लगभग यानी सब मिलाकर कितने बच्चे हो गए कम से कम? सबरे हमारे 300 बच्चे होते हैं। 300 बच्चे होते हैं जिनका भोजन आपको रोज पकाना होता है? बनाते हैं हम 5 रसोइया हैं, तो तीनों पाँचों मिलकर हम देते हैं सब इकट्ठा। तो आपके समूह का कोई नाम भी है क्या? हमारा समूह है ना सर जी, हमारा समूह का नाम है महिला जागृति स्व सहायता समूह। तो कितनी महिलाओं का समूह है? हमारा 10-12 महिलाएं का समूह है, तो जिसमें से हम अभी 6 महिलाएं काम करते हैं, खाना बनाते हैं, और 6 महिलाएं हमारे घर में और भी रोजगार है, खेती बाड़ी का है, घर का है, थोड़ा वो घर का काम संभालते हैं। जैसे हमारे पास में अगर कोई समस्या आ गई तो हमारी महिलाएं भी आके हमको सहयोग करती हैं, हमारे साथ वाले समूह वाले। तो ऐसे मिल बांट के हम समूह वाले काम करते हैं। तो जो खाना बनाते हैं आप, जो ईंधन क्या इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी पे बनता है गैस पे बनता है? सर जी, हम आधी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं और आधी गैस करते हैं। दोनों ही तरह से बना करते हैं, दोनों। रोटी की भट्टी भी है हमारे पास, चूल्हा वाली बड़ी भट्टी जिसमें रोटी पकाई जाती है। जैसा गैस नहीं मिलता तो हमको फिर लकड़ी लाके बनाना पड़ता है। आपके साथ एक और महिला, इनसे भी परिचय करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? तीजी हमारा काम। तो आप भी मदद करती हैं खाना बनाने में? जी। तो आप खाना बनाने में मदद करती हैं या फिर मतलब साथ में जो ईंधन की व्यवस्था है या बच्चों तक पहुंचाना, ये बच्चों तक पहुंचाया कैसे जाता है? पेट में नहीं पहुंचाती, मैं बना पहुंचाते हैं। जैसे हम इकट्ठा 5 भाई बना लेते हैं और उसके बाद एक रसोईया निकलते हैं, तो मैं हूँ काना भैसा की रसोईया, और यहाँ प्राइमरी मिडिल की 2-2 रसोईया अलग हैं। तो ऐसे हम मिल बांट के एक समूह खाना बनाता है महिला जागृति, तो उससे हम लोग को वितरण करना पड़ता है। साफ सफाई एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, स्वच्छता एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो उसको लेकर किस तरह के आप फिर उपाय करते हैं कि स्वच्छ खाना बच्चों तक पहुंचे, हाइजीन मिले उन्हें, अच्छे से पोषण अच्छा मिले? सर जी, उसके लिए हम अच्छा पोषण हर खाना बनाते हैं, अच्छा वाला मसाला लाते हैं, और ये साफ़ सफाई के बारे में विशेष ध्यान देते हैं, ढककर बनाते हैं। अच्छे पैक टिफ़िन है हमारे पास, बड़े बड़े डिब्बा, उसमें पैक करके हम टिफ़िन वितरण खाना करते हैं, और पैकेट में भर के अच्छे पैक करके रोटी पहुंचाते हैं। ऐसा हमारा डेली का काम है ये। तो शासन से आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मिल जाती हैं? हाँ सर जी, मिल जाता है। महीना का महीना राशन डलता है हमारा, और जो समूह के द्वारा हमारा पैसा डलता है तो वो हम हमारे टीचर अधिकारी लोग से सब प्रस्ताव साइन करवा के वो पैसा निकला के फिर हम खुद ही खरीद के लाते हैं अपने पास के पैसे से। तो आप जो हमारे सुनने वाले उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि हमारी सब महिलाएं से, बहनों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे बच्चों को पहुंचाएं और उनको स्कूल भेजें और समय पे उनका ध्यान दें, और उनको सभी तरफ से, हमारी तरफ से शिक्षा हम अच्छे से खाना भोजन सब तैयार करके उनको समय पे देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब स्कूल और आंगनबाड़ी बच्चों को भेजें। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम सर जी। आपको भी राम राम सर।
और रजनीश भैया देखिए, ढाला में हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक खेत तालाब हमें नज़र आ रहा है, और आपको याद होगा कि हमें सरपंच साहब ने बताया भी था कि इस बार 2 खेत तालाब बने और एक में बहुत पानी है। तो ये अभी बहुत पानी जो नज़र आ रहा है, ये वही खेत तालाब तो नहीं है? बिल्कुल भैया, और एक किसान भाई इस खेत तालाब के पास जो नज़र आ रहे हैं उनसे जानते हैं कि क्या ये वही तालाब है। जी भैया, राम राम। राम राम भैया, ये पंचायत के द्वारा बनाया गया खेत तालाब है क्या? जी। अच्छा, आपका है? जी हाँ, मेरा है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मरकाम। अच्छा, मरकाम जी, खेत तालाब बनने के बाद क्या आपको फायदे नजर आ रहे हैं? फायदे अभी आधा काम रह गया उसमें बनने का। अच्छा। खुदाई रह गई है, उसके बाद फिर पटाई वगैरह होगा। बाकी पानी तो मुझे पर्याप्त नजर आ रहा है। पानी तो अच्छा है, पानी सही है। तो ये खेत तालाब बनने से क्या सिंचाई के लिए आपकी व्यवस्था बन जाएगी? जी, सिंचाई के लिए व्यवस्था बन गई है। जैसे कि सुनने में है कि पानी की थोड़ी सी कमी है हमारे, तो खेत तालाब बनने से किस तरह से आप फ़ायदा आपको इसका मिलेगा, क्या उम्मीद करते हैं आप? बस गेहूं में सिंचाई करने के लिए जी उपयोग में लेते हैं उसको। बरसात में तो हमें पानी जो है खरीफ के सीज़न में मानसून का मिल जाता है, लेकिन रबी के सीज़न में मतलब जब पानी कमी रहती, कई लोग किसान फसल भी नहीं बो पाते हैं उस समय, तो आपको उसका लाभ मिलेगा? हाँ, उसका लाभ मिल जाता है अपने। तो आपकी ज़मीन कितनी है मरकाम जी? 4 एकड़ है। तो जब ये खेत तालाब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो कितनी ज़मीन आपकी जो है सिंचित हो जाएगी? फिर आसपास की भी हो सकती है, अपनी छोड़ के दूसरे को भी दे सकते हैं पानी। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब खेत तालाब एक देखा जाए तो किसानों के लिए काफ़ी आशा की किरण है खेत तालाब योजना। आप हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे? श्रोताओं से ये कहना चाहते हैं कि वो खेत तालाब अपने खेत में निर्माण करवाए ताकि उनकी भूमि सिंचित हो। ठीक है भैया, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। जी राम राम। राम राम जी। भैया ये बताइए कि क्या शुभ नाम है आपका? आप हमें दिखे इस गांव में तो हम सोचे कि आपसे भी थोड़ी बात कर लें। मैं सूर्यवंशी। अच्छा सूर्यवंशी जी, ये बताइए कि कितनी ज़मीन है आपकी? अपनी 2.5 एकड़ ज़मीन है। तो क्या क्या लगाते हैं आप अपने खेत में? मक्का, गेहूँ की टाइम में गेहूँ लगाते हैं। ये बताइए कि सिंचाई का क्या साधन है आपके पास? अपने पास अभी तो डैम है। तो बाकी खेती बाड़ी ठीक चल रही है आपकी? ठीक चल रही है। जैविक विधियों का इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती में? हाँ करते हैं जी, जैविक खाद डालते हैं, गोबर खाद भी डालते हैं। मतलब जैविक विधियों का अभी आप गोबर खाद का इस्तेमाल इसमें करते हैं। सिंचाई के लिए आपको डैम से पानी मिल जाता है। पशुपालन करते हैं? नहीं, पशुपालन तो मैं नहीं करता। तो फिर आप गोबर का इंतजाम कहाँ से करते हैं जैविक खेती? भाई से ले लेते हैं अपन। अच्छा, आपके भाई पशुपालन करते हैं? पशुपालन करते हैं। चलिए, ये अच्छा है कि आप पशुपालन के साथ आपको खेती में फ़ायदा हो जाता है, खेती से पशुपालन में फ़ायदा होता है। तो आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे जो सुन रहे हैं आपको? उनको कहना चाहिए कि वो भी अपना कार्य करे और वो भी अपनी उन्नति में प्रसिद्ध होए, समय समय पर देखते हुए सुचारू रूप से करे समय के हिसाब से। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। कुलदीप भैया। हाँ रजनीश भैया। देखिए भैया, ग्राम ढाला में एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा ये मंदिर है भगवान हनुमान। ऐसा कहा जाता है कि ये काफ़ी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है ग्राम ढाला का, और बहुत ही विराट स्वरूप में यहाँ पर हनुमान दादा की मूर्ति है। चलिए इनके दर्शन करते हैं। और भैया यहाँ पर एक भजन मंडली भी यहाँ पर बैठी हुई है। बिल्कुल। और बिल्कुल ग्राम ढाला की ये भजन मंडली है, और इनके माध्यम से हम एक भजन सुनते हैं।
रजनीश भैया, ग्राम ढाला में देखिए ना, सुबह से शाम हो गई बिल्कुल, और हमने यहाँ के सरपंच साहब से, सचिव साहब से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से, किसानों से, स्व सहायता की महिलाओं से, कृषि मित्र से, जो हितग्राही हैं उनसे बातचीत की, सभी से बातचीत की। अब ऐसा लग रहा है कि इस आनंद ग्राम ढाला से अब विदा लेने का समय आ चुका है। बिल्कुल भैया। और मैं आनंद ग्राम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें सरपंच साहब ने बताया था ये आनंद ग्राम भी घोषित हो चुका है, तो इसीलिए हम एक बार फिर से कहते हैं कि आनंद ग्राम ढाला से विदा लेने का समय आ चुका है। तो कहते हैं कुलदीप भैया और रजनीश भैया की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।